चलो आज हेत्वाभास हेत्वाभास पढ़ना था, है ना। हमने प्रमाण कर लिए थे ज्ञान के साधन। अच्छा, आप लोगों को पता है मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म हम इसमें किसको कहेंगे? देखो, एक चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले। जो हम तीन टर्म्स पढ़ते हैं ना, एक होता है मेजर मेजर टर्म, एक होता है मिडिल टर्म, और हम क्या पढ़ते हैं, माइनर टर्म। ठीक। तो वेस्टर्न लॉजिक में जो पढ़ते हैं वही इंडियन लॉजिक में आते हैं। मेजर टर्म को हम इसमें साध्य बोलते हैं। साध्य जिससे साधना हो, से प्रूफ करना हो। मिडिल टर्म हम किससे बोलते हैं, हेतु को। हेतु मतलब कारण, रीजन, है ना। किस चीज का कारण या रीजन जो होता है। तो हेतु मतलब कारण, इसको मिडिल टर्म कहते हैं। माइनर टर्म क्या बन जाएगा आपका, पक्ष। माइनर टर्म क्या बन जाएगा, पक्ष बन जाएगा। तो इनके इस तरीके से याद रखना, हेतु मतलब मिडिल टर्म, मेजर टर्म मतलब साध्य, और माइनर मतलब होता है पक्ष। एग्जाम में इस तरीके से भी चीजें आती है। ठीक है जी। जी सर। हम्म। चलो, तो अगर ये ध्यान में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। सर, जो शब्द की शर्तें हैं जैसे कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, वो भी हम्म। पूछते हैं। हाँ, एक आध बार पूछा है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? सर ऐसी देखी यूट्यूब में। समझ में आ गया? देखे तो। हम्म। बस याद रखना कि आकांक्षा, तात्पर्य, सन्निधि, और क्या बोला आपने? तात्पर्य। और क्या? तात्पर्य। हाँ, ये चार चीजें होते हैं, इसको बस याद रखना। वो डिटेल नहीं पूछता है उसके अंदर का। एक आध बार पूछा है बहुत पहले। अभी तो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते। एक समय था जब वहां से बहुत डिटेल में प्रश्न आते थे। शब्द को सार्थक होने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। वो चीज ध्यान में रखना, चारों चीज जो अभी आपने बताया। क्या आकांक्षा, चलो बता ही दो। शब्द मतलब होता है आपका, शब्द के रूप में जब हम प्रमाण की बात करते हैं ना, तो शब्द को सार्थक होने के लिए इसमें योग्यता होनी चाहिए कि शब्द जो है योग्य है कि नहीं। तो शब्द की सार्थक, जो सार्थकता है, ठीक, चार बातों पे डिपेंड करती है। तो पहला चीज, वाक्य में ना आकांक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आकांक्षा। वाक्य जो है या शब्द जो है, उससे पहला चीज आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा को बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। मतलब शब्द ऐसी होनी चाहिए जो पूरी बात को प्रकट कर सके। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। जैसा एक्सपेक्ट किया गया है ना, वैसा ही शब्द के अनुरूप वो बात निकलनी चाहिए। एक अकेला शब्द पूरी बात को प्रकट नहीं करता, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि लाओ, मैं बोलूं लाओ, तो आपके मन में अब क्या समझ में आया? मैंने बोला लाओ, क्या लाओ ये तो नहीं बोला मैंने। मैंने सिर्फ बोला लाओ, अब पता नहीं पानी लाओ कि खाने का लाओ कि क्या लाओ, समझ में नहीं आ रहा है। तो शब्द में सार्थकता होनी चाहिए, मतलब शब्द को सुनने से सुनने वाले के मन में पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए। आधा अधूरा अर्थ प्रकट होगा तो वहां से इंसान नहीं समझ पाएगा। तो ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए आपके शब्दों के अर्थ को। तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिए पानी लाओ, तो आप मेरे लिए क्या लेके आओगे, पानी लेके आओगे, है ना। शब्द सार्थक कब होगा, जब उसको पूरी तरीके से बोला जाए, तब हम शब्द की सार्थकता कहते हैं उसको। समझ गए ना।
जैसे मैं बोलता हूँ कि पानी लाओ, तब इसका पूरा स्पष्ट मीनिंग समझ में आया। खाली लाओ बोलने से समझ में नहीं आया, लेकिन जब पानी शब्द लगाया तो सामने वाला मेरी बात को पूरा समझ जाता है। तो सार्थक तब होगा सब जब वो पूरा हो, पूरी बात को प्रकट करता। आकांक्षा का मतलब है ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वाक्य में, शब्द में, जो पूरी बात को प्रकट करता हो, वो आकांक्षा होती है। ठीक। जब शब्द पूरी बात को प्रकट करता हो, जब वाक्य या शब्द जो है पूरी बात को प्रकट करे, तब वो सार्थक होगा। ठीक। आधे अधूरे बात को प्रकट ना करे, पूरी बात को प्रकट करे, वो आकांक्षा कहलाती है। जब शब्द पूरी बात को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। ठीक। तो एक दूसरे के पूरक है। पानी लाओ मैंने बोला तो एक दूसरे के पूरक है, लाओ बोलना अधूरा हो गया, तो पानी शब्द जोड़ दिया तो उस शब्द की पूर्ति हो गई, मतलब वो एक बन गया कि पानी लाओ, पानी मंगाया जा रहा है ना, इस तरीके से। दूसरा चीज इसमें योग्यता होनी चाहिए। दूसरी जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं फिटनेस या योग्यता, फिटनेस बोलते हैं। तो शब्द में दूसरा चीज इंपॉर्टेंट, शब्द की सार्थकता के लिए क्या चाहिए आपको? योग्य होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, फिटनेस हो, अर्थात जो एक दूसरे से संगति रखते हो, है ना। योग्यता का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से संगति रखते हो, शब्द ऐसे हो जो एक दूसरे से संगति रखते हो, जो एक दूसरे से संगति रखते हो। इसका मतलब क्या है कि दोनों में एक तालमेल होना चाहिए, संगत होना चाहिए दो चीजों को। एग्जाम्पल लें, अगर हम कहें, अगर मतलब शब्द में योग्यता ना हो ना तो निरर्थक हो जाता है। जैसे पानी से प्यास बुझाओ, मैं एक शब्द बोलता हूँ, पानी से प्यास बुझाओ, तो ये बात सार्थक है कि नहीं? भाई पानी से ही तो प्यास बुझता है। तो मैंने कहा कि पानी से प्यास बुझाओ, तो ये कहना सार्थक है क्योंकि वाक्य के शब्दों में योग्यता है, परस्पर संगत है ना। लेकिन मैं बोलूँ कि आग से प्यास बुझाओ, लेकिन इसके बजाय मैं क्या बोलता हूँ? आग से प्यास बुझाओ। अब बताओ, अगर हम आग से प्यास बुझाने की बात करें, तब क्या ये सार्थक होगा? असार्थक होगा, है ना, सार्थक तो नहीं है। तो वाक्य में सार्थकता तभी होगी जब वो योग्यता हो उसमें। योग्यता मतलब संगति हो, एक दूसरे से संगत रहता हो। पानी से ही प्यास बुझता है, तो पानी शब्द से ही प्यास बुझाने की बात की जाए, न कि आग से। आग से नहीं बुझता तो आग से प्यास बुझाओ ऐसा ना बोला जाए। ये होता है आपकी योग्यता या फिटनेस। ठीक है जी, इतना समझ में आया? तो शब्दों जी में जी योग्यता सर। होनी चाहिए। हाँ, आग से प्यास नहीं बुझती ना तो असंगत हो गया। तीसरा, सन्निधि होनी चाहिए, प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए। वर्ग मीटर। तीसरी बात ना, इसमें सन्निधि होनी चाहिए। सन्निधि का मतलब होता है पास पास होना। सन्निधि, सन्निधि का मतलब होता है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिक्स आपने पढ़ा होगा किसमें? कम्युनिकेशन में। दूरी को लेकर के, जो डिस्टेंस को लेकर के हम संवाद एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, प्रोक्सिमिटी, वही है सन्निधि। सन्निधि मतलब वाक्यों का एक आपस में पास पास होना, मतलब ज्यादा दूर में चीजों को ना बोलना। ठीक। तो वाक्यों को एक दूसरे के निकट होना चाहिए, वाक्यों या शब्दों को एक दूसरे के निकट होना चाहिए, एक दूसरे के निकट होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इसका एक अर्थ और यह है कि लंबा, शब्दों के बीच में लंबा व्यवधान ना हो, शब्दों के बीच में लंबा गैप ना हो। मैं गैप लिखता हूँ।
ठीक, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए शब्दों को। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, लाओ, पहले आपने क्या बोला, लाओ। ऐसा ही है, ठीक। और तुरंत बोल दिया पानी लाओ, तब तो ठीक है। 1 घंटे के बाद में बोलता हूँ कि पानी लाओ, तब तो गड़बड़ हो गया ना। अभी मैंने खाली लाओ बोल दिया, आप में कंफ्यूज हो गए, सर किसको लाने की बात बोल रहे हैं। 1 घंटे बाद बोलता हूँ पानी लाओ, तो वाक्य की तो सार्थकता खत्म हो गई ना। 1 घंटे बाद पानी लाओ, वो मैं दूसरा शब्द बोला, तो वो बहुत लंबा गैप हो गया। तो शब्दों को पास पास होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, बहुत लंबा गैप हमें नहीं करना चाहिए, एक के बाद एक जल्दी जल्दी कहना चाहिए। तो लंबा व्यवधान हो जाए, गैप हो जाए, तो वो उसका अर्थ खो जाता है, तो ऐसे वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जी सर। लाओ जी मैंने सर। बोला, लेकिन 1 घंटे, उसी को बोलता हूँ 1 घंटे बाद पानी लाओ, है ना। तो ये अपनी सार्थकता खो देगा, क्योंकि आपने लेट कर दिया, तो शब्दों का अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। तुरंत बोलो तो ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमिटी, पास पास जल्दी जल्दी बोलना, गैप करके नहीं बोलना। कई लोग बहुत गैप कर करके बोलते हैं, समझ में नहीं आता, अर्थ खो जाता है फिर। चौथा होता है तात्पर्य। चौथा क्या होता है, इंटेंशन या तात्पर्य। तात्पर्य या इंटेंशन, जो कहा जाए उसका वही मीनिंग समझा जाए, ना कि कोई दूसरा मीनिंग। इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं लवड़, है ना, सैंधव बोलते हैं। तो सैंधव का मतलब क्या होता है, नमक होता है। और एक अर्थ में होता है इसका मतलब घोड़ा। सैंधव का दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है नमक और दूसरा घोड़ा। तो अगर व्यक्ति खाना खाने बैठा हुआ है और बोला सैंधव लाओ, तब क्या ला के दोगे आप, नमक ला के दोगे। वही यात्रा में जाने के लिए निकला है और बोलेगा सैंधव लाओ, तो क्या वो मांग रहा है, घोड़ा मांग रहा है। परिस्थिति जन्य जो चीजों का मतलब हो, उसी अर्थ में उसका, उस शब्द का अर्थ लिया जाए, ये होता है आपका तात्पर्य। वाक्य अर्थ जानने के लिए वक्ता को तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहे हैं, आया जी समझ में। जी जी सर। सर। तो उसका तात्पर्य जानना जरूरी होता है वक्ता को। शब्दों का तात्पर्य, है ना, जिस संदर्भ में बात कही जाए, उसी संदर्भ में उसका अर्थ समझना। ये आप लोगों के लिए आसान करके मैंने बना दिया, ठीक। तो शब्दों का तात्पर्य से मतलब ये है, जिस संदर्भ में, मतलब जिस परिस्थिति, जिस विषय के लिए बात कही जाए, उसी संदर्भ में उसके अर्थ को समझना। ये नहीं कि सैंधव का मतलब वो खाने बैठे घोड़ा लेके आ गए, खाना बैठा है अच्छा, और वो सैंधव बोला घोड़ा ले आया, तो गलत हो जाएगा। तो भाई खाने बैठे तो नमक ही ला के दो, यात्रा पे जा रहे हैं तो घोड़े को ला के दो, है ना। तो ये चीज है, ये हमें खाने के समय यूज कर। इस तरीके से ये चार चीजें होनी चाहिए आपके वाक्य को सार्थक होने के लिए। एक बार पूछा है, एक या दो बार। इसी तरीके से ना हेतु जो होता है हमारा रीजन या मिडिल टर्म, उसको भी सार्थक होना चाहिए। जो सही हेतु होता है ना, उसमें 5 बातें उसको सार्थक बनाती है। हेतु को सार्थक होने के लिए उसमें 5 चीजों का होना आवश्यक होता है। इसको हेतु के लक्षण भी कहते हैं। पहले आपको हेतु के लक्षण बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु के लक्षण या सार्थक हेतु के लक्षण, है ना।
हेतु को कब हम सच्चा मानेंगे? जब उसमें 5 लक्षण की उपस्थिति होगी। तो हेतु के लक्षण होते हैं, इसको सार्थक होने के लिए, मतलब कि सही हेतु होने के लिए इसे 5 बातों का होना आवश्यक है, 5 लक्षणों का होना आवश्यक है। पहला होता है पक्ष धर्मता। तो हेतु में 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला जो होता है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता पहली चीज की हेतु जो है पक्ष धर्मता का पालन करे। अब इसका मतलब क्या होता है, एक शब्दों में लिख लो। हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना का मतलब होता है हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना। हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना। तो ये क्या हो गया आपका पक्ष धर्मता। जैसे पर्वत में आग का उपस्थिति, जैसे पर्वत में आग की उपस्थिति। ठीक। तो पर्वत क्या है? पक्ष। आग क्या है? साध्य। तो सॉरी, पर्वत पर धुआं, यहाँ धुआं वाली चीज आएगी है। पर्वत में धुआं की उपस्थिति, क्योंकि हेतु बोला है ना, आग बोला तो साध्य हो जाता। तो पर्वत में धुएं की उपस्थिति। तो पर्वत क्या है? आपका पक्ष है। पर्वत क्या है? आपका पक्ष। और धुआं क्या है? आपका हेतु। तो पक्ष में हेतु की उपस्थिति, पक्ष पर्वत में धुआं है तभी उसमें आग होगा। हम पहले ना संशय करते हैं, डाउट करते हैं कि पर्वत में धुआं की उपस्थिति है तभी उसमें आग होगा। मतलब देखते हैं कि पर्वत में आग है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध कैसे होता है? जब हम अनुमान लगाते हैं कि उसमें धुआं है, और धुआं जहां होता है वहां पे आग होता है, इस अनुमान से जो अनुमिति मिलती है, तब हम सिद्ध कर सकते हैं कि वाकई में पर्वत में आग है। ठीक है। तो हेतु का पक्ष में होना ही क्या कहलाता है? पक्ष धर्मता। पक्ष के धर्म का पालन करना। पक्ष में उपस्थित होना चाहिए किसको? हेतु को, तब वो सार्थक है। मतलब लक्षण इसका एक हो गया। दूसरा होता है सपक्ष सत्वम। दूसरा सपक्ष सत्वम। सपक्ष सत्वम। अब देखो इसका मतलब क्या है? सपक्ष, सपक्ष हेतु का सभी सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित होना। हेतु का सभी सपक्ष उदाहरणों में, दृष्टांतों या उदाहरणों में, वही शब्द लिख दो। इसका मतलब होता है उदाहरणों में उपस्थित होना। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? सपक्ष एग्जाम्पल मतलब होता है जहां मतलब साध्य की उपस्थिति होगी वहां पे आपका हेतु का जितने भी सपक्ष उदाहरण होंगे, जहां जहां मतलब कि उसकी उपस्थिति का होना पाया जाता है, वहां पर उपस्थित होना। जैसे कि भट्टी में, चूल्हे में आग पाया जाता है ना, तो वहां पे धुएं का पाया जाना का मतलब हुआ सपक्ष एग्जाम्पल का मतलब चूल्हे में। आप लिख सकते हो उदाहरण इसका, भट्टी में। ऐसा आता है ना, भट्टी में, चूल्हे में, वही बात है। ठीक। ये सपक्ष एग्जाम्पल है। दो प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, एक सपक्ष दृष्टांत और दूसरा होता है विपक्ष दृष्टांत। और दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण होता है। दृष्टांत देना मतलब कि उदाहरण देना। सपक्ष मतलब कि जहां पे आग की उपस्थिति पाई जाए उन चीजों को दर्शाना। तो किससे पाया जाता है? भट्टी में, चूल्हे में। विपक्ष का मतलब है जहां पे साध्य की अनुपस्थिति हो, मतलब जहां पे जो साध्य है वो उपस्थित नहीं होता। जैसे कि तालाब, तालाब में नहीं होता ना उपस्थित। तालाब में क्या आग हो सकता है बताओ? तालाब में क्या आग की उपस्थिति हो सकती है? नहीं होता है, क्योंकि तालाब जो विपक्ष है ना उसका। तो ऐसी चीजों में, उन दृष्टांतों में साध्य का अभाव होना, ठीक है, मतलब हेतु का सभी सपक्ष
में पाया जाना तो चूल्हा हो गया, विपक्ष में दृष्टांतों का साध्य के अभाव हो उनमें ना पाया जाना। अब विपक्ष सत्वम लिखते हैं। इसके बाद है तीसरा विपक्ष सत्वम। विपक्ष सत्वम विपक्षा सत्वम, और ये था ठीक। विपक्षा सत्वम, विपक्ष प्लस असत्वम लिखा हुआ है, देखा जाए तो ये आ की मात्रा लगाया ना मैंने, विपक्ष असत्वम। ऐसे पढ़ेंगे ना तोड़ के, तो ऐसा पढ़ते हैं विपक्ष प्लस असत्वम। और सत्वम जो शब्द होता है, सत्वम जो शब्द है इसका मतलब होता है उपस्थिति। सत्वम का मतलब क्या होता है, क्या होता है जी? उपस्थिति। सत्वम जब भी बोलेंगे उसका मतलब होता है उपस्थिति। अब ये देखो असत्वम है, मतलब कि अनुपस्थिति हो गई। अगर हम असत्वम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुपस्थिति हो गई। और क्या लगा है सामने, विपक्ष। विपक्ष में अनुपस्थिति का मतलब क्या निकाल सकते हैं, विपक्ष में अनुपस्थित होना, ये मतलब निकल के आ रहा है। विपक्ष में क्या होना, विपक्ष में अनुपस्थित होना। ठीक। तो जिन दृष्टांतों में या जिन उदाहरणों में साध्य का अभाव हो, जिन दृष्टांतों में साध्य का अभाव हो वहां उनमें हेतु का भी अभाव होना। ठीक। हेतु का भी अभाव होना या अनुपस्थित होना। तो जिन उदाहरणों में साध्य की अनुपस्थिति हो, अभाव मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति, है ना। तो जिन एग्जाम्पल्स में साध्य ना हो, साध्य उपस्थित ना हो, वहां पे हेतु का भी ना पाया जाना, ये लक्षण होना चाहिए हेतु में, तब सार्थक होगा। अब देखो एग्जाम्पल, साध्य की अनुपस्थिति किसमें होती है, तालाब या जल में होती है। तालाब में, नदी में, समुद्र में, झील में, है ना, जल में। तो इन चीजों में साध्य मतलब कि आग नहीं पाया जाता, आग मतलब साध्य नहीं पाया जाता, राइट। तो हेतु भी नहीं पाया जाना चाहिए इसमें, तब सार्थक होगा। मतलब धुआं भी नहीं मिलना चाहिए इसमें, तो तालाब में भी धुआं नहीं मिलेगा, नदी में भी धुआं नहीं मिलेगा, समुद्र में भी नहीं मिलेगा, झील में भी नहीं, तब सार्थक है हेतु। लेकिन बोलेगे तालाब में धुआं दिखाई दे रहा है, तब खंडन हो जाएगा इसका, है ना। तो जहां जहां साध्य अनुपस्थित हो, मतलब तालाब में, नदी में, समुद्र में, जहां आग ना पाया जाए वहां धुआं भी ना मिलना चाहिए, तब सार्थक होगा। तो हेतु नहीं रहेगा वहां जहां साध्य ना हो, है ना। जहां साध्य होता है वहां हेतु जरूर होता है। तो जहां भट्ठी होगा वहां पे चूल्हा जरूर होगा, मतलब कि धुआं जरूर होगा, जैसे कि यहाँ पे। ठीक। उसी तरीके से जहां पे तालाब या नदी में आग नहीं पाया जाता वहां पे हेतु नहीं मिलेगा, धुआं हमें नहीं दिखाई देगा। लाइट एकदम कम कैसे हो गया, लाइट का दिक्कत आ रहा है, ठीक कर रहे हैं। कैसा दिख रहा है आप लोग को, क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड, सर थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। रुको करते हैं, है ना, थोड़ा सा कर रहे हैं। सुनाई तो दे रहा है ना आवाज। जी सर। अब बताओ विपक्ष सत्वम समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। आया।
जैसे सपक्ष सत्वम, मतलब सपक्ष में उपस्थिति, इसका मतलब क्या हुआ? सपक्ष में उपस्थिति, सपक्ष में उपस्थिति, है ना। सत्वम का मतलब ही होता है उपस्थिति। तो देखो सपक्ष मतलब क्या है? सपक्ष है, भट्ठी सपक्ष है। भट्ठी क्या है? सपक्ष है। चूल्हा सपक्ष है। तो वहां पे उपस्थिति होगा हेतु का। चूल्हा उल्हा में धुआं मिलेगा। लेकिन जहां पे विपक्ष की बात आई वहां पे अनुपस्थित होना चाहिए। तो विपक्ष क्या है? तालाब है। भट्ठी का विपरीत, भट्ठी में आग पाया जाता है। अब ऐसा चीज जिसमें आग ना पाया जाए तो तालाब है, नदी है, जल है, ये उसका विपक्ष हो गया। तो विपक्ष में अनुपस्थित होना किसका? हेतु का। जहाँ साध्य नहीं वहां हेतु भी नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। अगला जो पॉइंट है, अबाधित विषय सत्वम, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये इन चीजों को समझ लिए तो हेत्वाभास बड़ा इजी है समझ पाना। ठीक है, हेत्वाभास बहुत आसान। बस शब्दों को तोड़ तोड़ के समझना, दो तीन हिस्सा करना, तो इसका समझ में आएगा। चौथा है आपका अबाधित विषय सत्वम। अबाधित विषय सत्वम, अबाधित, ठीक है, विषय, विषय सत्व या सत्वम वही बात है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हेतु का ऐसी बातों या वस्तुओं से संबंध ना होना जो तर्क विरुद्ध हो। हेतु का ऐसी बातों या चीजों से संबंध ना होना जो तर्क विरुद्ध हो। मतलब अबाधित रहे, बाधा से रहित रहे विद विषय की उपस्थिति में। ठीक है, मतलब जहां पे तर्क के विरुद्ध बात की जाए वहां पे हेतु भी उपस्थित ना हो। तर्क से अगर कोई अपोजिट बात करे, जैसे कि आग का शीतलता से संबंध होना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, आग का शीतल होना, आग का शीतल या ठंडा होना। अब कोई बोल दे कि आग शीतल है, ठंडी है, तो भाई तर्क वाली बात है क्या? ये आग कभी ठंडी होती है? छू के देखो उसको कितना गर्म रहता है। तो कोई बोल दिया कि आग तो ठंडी होती है, तब तर्क विरुद्ध बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो वहां पे हेतु का संबंध, अपने को संबंध छुड़ा ले। ठीक है, तो हेतु उन बातों से संबंध नहीं रखता जहां पे तर्क के विरुद्ध बात की जाती है। ठीक है, तो कोई बोल दे कि आग का शीतल होना, तो वहां से अपना संबंध हटा ले। ठीक है, तो यहाँ पे हेतु नहीं पाया जाएगा, मतलब उससे संबंध नहीं रखेगा आग की शीतलता से। आग का ये ज्वलनता से संबंध रखता है। आग गर्म होता है ना, उष्णता, तो उष्णता से संबंध रखे हेतु, धुआं जो है, शीतलता से संबंध नहीं रखना चाहिए धुएं को, ये बोल रहे हैं। अब देखो पांचवा जो है, प्रकरण सम वाला जो एक आता है आपका, जिसे एक प्रकार से सत प्रतिपक्ष भी हम कहते हैं। तो इसका होता है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रति, असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व, आ भी जुड़ा है, सत प्रति पक्ष, आ प्लस सत प्रतिपक्ष, ये लिखा होगा। इसका मतलब होता है हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, न कि उसके विरोधी को। हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, न कि उसके विरोधी को।
मतलब साध्या भाव को। तो हेतु जो है उसको हमेशा अपने साध्य, मतलब धुआं जो है ना, वो उसे आग को ही सिद्ध करने जाए। इसको धुआं आग के साथ संबंध रखता है ना, धुएं के आग से संबंध। तो जहां धुआं होता है वहां आग होता है, ऐसा ही कहा जाए। उसके विरोधी साध्य अभाव को सिद्ध करने की बात ना करे। मतलब कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं कर दिया तब गलत हो जाएगा। अपोजिट बात जब कर दे, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, आग होता है वहां वहां धुआं होता है। अब बताओ विरोधी बात किया कि नहीं किया? भाई धुएं से आग का संबंध होता है, व्याप्ति ना हमेशा इस तरीके से चलती है। व्याप्ति की जब भी हम बात करते हैं तो पहले धुआं आता है। धुएं को देख के ही तो आग की हमें आभास होता है कि धुआं जल रहा है, धुआं दिख रहा है तब आग होगा। आग को देख करके धुएं की व्याप्ति नहीं होती, कभी भी उल्टा नहीं होता, व्याप्ति सीधा चलता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, ऐसा हो तब तो ठीक है। साध्य को सिद्ध करे ऐसा तब तो ठीक है, लेकिन जब इसके विरोधी वाले को सिद्ध करने जाए, मतलब साध्य के अभाव को, जहां आग हो वहां धुआं, तो अभाव हो गया धुएं का। जहां एकदम प्रबल रूप से आग जलती रहेगी, एकदम आग, बहुत ज्यादा आग जलती है जब, सुनहरा एकदम तेज आग होती है, वहां धुआं अनुपस्थित होता है ना। जब बहुत तेज चलने लगती है लकड़ी, आप देखना वहां धुआं खो जाता है। तो भाई जहां जहां आग होगा वहां धुआं कैसे होगा? तो ये क्या बोलता है, जहां जहां आग है वहां धुआं है। तो विरोधी बात को सिद्ध करने गया कि नहीं गया? तो विरोधी बात को सिद्ध ना करे, ठीक, साध्य के अभाव को सिद्ध ना करे, तभी सार्थक होगा आपका हेतु। तो ये 5 बातें, लक्षण जो है हेतु में सार्थक होने के लिए जरूरी होती है। पक्ष धर्मता का पालन करे, सपक्ष सत्वम का, विपक्ष सत्वम का, अबाधित विषय सत्वम, असत प्रतिपक्ष, ये 5 बातों का पालन करे। हेतु पक्ष में उपस्थित रहे, जैसे कि पर्वत में धुआं की उपस्थिति। दूसरा कि सपक्ष तत्व, जहाँ पे हेतु सारे सपक्ष उदाहरणों में पाया जाए, जैसे भट्टी में, चूल्हे में। विपक्ष तत्व का मतलब है ऐसे उदाहरण में जहाँ पे साध्य का अभाव हो, वहां पे हेतु का भी अभाव होना। अबाधित विषय तत्व का मतलब हेतु का ऐसी बातों से संबंध न रखना जो तर्क के विरुद्ध हो, जैसे आग का ठंडा होना। असत प्रतिपक्ष का मतलब है हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, ना कि उसके अभाव को या उसके विरोधी बात को। ठीक है जी, आया इतना समझ में? बोलो, इतना समझ में आया? जी सर। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं हेत्वाभास को समझने के लिए। इन्हीं 5 चीजों की कमी पाई जाएगी, उसी से कुछ ना कुछ हेत्वाभास होगा, मतलब हेतु में दोष उत्पन्न हो जाए। हेत्वाभास, हेत्वाभास फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस कहा जाता है, या अनुमान के दोष कहा जाता है। इसको हेत्वाभास को, हेत्वाभास का मतलब होता है हेतु जब आभासी होता है, जब हेतु आभासी हो, जब हेतु क्या हो जाता है, आभासी होता है, तो हेतु अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि वो सार्थक हेतु है, आभास कराएगा, लेकिन एक समय पे आगे चल के आपको धोखा दे देगा। आभास तो करेगा कि मैं सही हेतु हूं, लेकिन आखिरी में निकल जाता है फाल्स हेतु, असत हेतु निकल जाता है। और आपका जो अनुमान, जो निष्कर्ष निकालोगे उस अनुमान से, वो जो है उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो,
आपने देखा कि एक तो है काफी भीड़ है एक वाले रोड पे, दो रास्ते मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक रोड पे गया, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है, बहुत सारे कार वार है। ठीक, एक और दूसरा रास्ता है वही बगल में, जहाँ पे बहुत कम गाड़ी दिख रहा है या गाड़ी एक भी नहीं, खाली है। अब आपको क्या लगा, भीड़ वाले पे अगर मैं जाऊं तब मैं बहुत लेट पहुंचूंगा, है ना। इसलिए आपने अपना कार इधर मोड़ा और चले गए खाली वाले रोड पे चले गए। अब खाली वाले रोड पे चले गए, थोड़ी दूर जाने पे पता चला अरे यहाँ तो काम चल रहा है, पूरा बंद है रोड, इसीलिए खाली था। लगा क्या आपको शुरू में, ये लगा कि ये वाला तो खाली है। अपने मन में सोचा, कल्पना किया खाली देखकर रोड को, ये वाला तो खाली में जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में आपने जो हेतु, वो जो अनुमान लगाया ना, जो रीजन दिया खाली होने का, वो हेतु गलत साबित हो गया। भाग तो दिया कि सही, लेकिन आगे रास्ता तो हासी हो गया, या दोष उत्पन्न हो गया आपके हेतु में, वो आपको सही रिजल्ट तक, सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा। तो यही चीज होता है, ये आभास कराता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अपने आप को साबित नहीं कर पाता, आखिर में वो गलत निकल जाता है। तभी हम उसे बोलते हैं हेतु में दोष उत्पन्न हो जाता है, और यही हेतु में दोष उत्पन्न होना ही हेतु आभास कहलाता है, हेतु का आभासी होना। मान लो आप अपने घर में कभी आपने ऐसा देखा होगा, कमरे में गए, लाइट देखे जला के नहीं जल रहा है, तब लाइट का ऐसा आपने देखा कि लाइट नहीं जल रहे हैं, बटन भी दबाया तब भी लाइट नहीं जल रहे हैं। अब आपने सोच लिया कि लाइट नहीं है, लेकिन दूसरे कमरे में जाके देखे वहां तो लाइट जल रही है। फिर आप अपने कमरे में आते हो, बल्ब को निकाल के चेक करते हो तो बल्ब ही खराब निकलती है ना। तब आपका हेतु गलत हुआ ना कि लाइट नहीं है। आपने क्या देखा, बटन दबा के देखा, लाइट नहीं जली, हेतु क्या आया कि बटन दबाया लाइट नहीं जली, मतलब बिजली नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, बल्ब ही खराब था आपका। तो आपका हेतु गलत हो गया, उससे जो आपने अनुमान लगाया गलत हो गया। तो इसी तरीके से ना हम हेतुआभास को जानते हैं, समझते हैं, और उसके प्रकार वगैरह देखते हैं। तो हेतुआभास समझ में आया। हेतु जो है ना, जब गलत हो जाए, हेतु असली हेतु की तरह प्रतीत हो परंतु लक्षण से शून्य होता है, हेतु के लक्षण से शून्य होता है, वही हेतुआभास कहलाता है। ठीक, हेतु की तरह प्रतीत हो परंतु हेतु के लक्षणों से शून्य होता है। यहाँ हेतु की तरह प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, लेकिन हेतु के लक्षणों से शून्य होता है, लेकिन हेतु के लक्षणों से शून्य होता है। मतलब हेतु का लक्षण पाया नहीं जाता। पांच लक्षण जो आपने पढ़ा ना अभी, वो न पांचों लक्षणों की अनुपस्थिति से ही हेतुआभास होगा। पांच लक्षण, पक्ष धर्मता, सत असत सपक्ष तत्वम, विपक्ष तत्वम, अभी जो हमने पढ़ा अबाधित विषय तत्वम, जो पांच हमने अभी पढ़ा ना, उन पांचों लक्षणों की जब कमी हो जाती है हेतु में, उस लक्षणों से जब शून्य हो जाता है हमारा क्या, हेतु, तब वहां पे ऐसे दोष को, ऐसे हेतु के लक्षण शून्यता को ही हेतुआभास कहा जाता है। ठीक है जी, हेतु के लक्षण से शून्य हो जाए तब उसे ही क्या कहेंगे हम, हेत्वाभास कहते हैं। अब हेत्वाभास के हम प्रकार देखते हैं। इसके मुख्य रूप से पांच प्रकार आपको मिलेंगे। ठीक, हेत्वाभास के प्रकार पांच प्रकार होते हैं इसके। पहला प्रकार हम देखते हैं व्यभिचारी, सव्यभिचार, लिखा रहता है ना। पहला क्या है, इर्रेगुलर मिडिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इर्रेगुलर मिडिल, इर्रेगुलर मिडिल। इरेगुलर मिडिल का मतलब होता है आपका जो मिडिल, मतलब कि हेतु जो है रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। सब व्यभिचार में, पहले व्यभिचार को बता दूं आपको। आपने व्यभिचार शब्द सुना होगा। व्यभिचार का मतलब है जब हेतु एक चीज से संबंध न रख के एक से ज्यादा चीजों से संबंध रखते। जब हम बोलते हैं ना व्यक्ति व्यभिचार करता है, मतलब एक व्यक्ति का दो,
एक से ज्यादा लोगों से जब संबंध होता है ना, तब उसे व्यभिचार कहते हैं। तो यहाँ पे हेतु जो है उसका संबंध अनेकांतिक होता है। इसका मतलब है हेतु का अनेक चीजों से संबंध रखना। हेतु का साध्य के अलावा, ऐसा बोलेंगे, हेतु का साध्य के अलावा अन्य चीजों से संबंध, अन्य चीजों से संबंध रखना। यही क्या कहलाता है आपका सव्यभिचार। व्यभिचार सहित व्यभिचार कैसे करेगा? जब हेतु साध्य से संबंधित होने के लिए बना है, लेकिन साध्य को संबंध तो रखता है, साथ ही साथ और भी चीजों से संबंध रखने लगा, मल्टीपल लोगों से संबंध रखने लगा, तब वहां पे ये फॉल्स हो जाता है, मतलब हेतु का यहाँ पे दोष आ जाता है। ठीक है, हेतु व्यभिचार कर देता है। हेतु को बना है एकांतिक, है ना, हेतु जो होता है एक्चुअल में होना चाहिए इसको एकांतिक, एकांतिक होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है अनेकांतिक। जब हेतु अनेकांतिक हो जाता है, तब ऐसे अनेकांतिक हेतु को ही कहा जाता है सव्यभिचारी हेतु, और इसी वजह से इसको सव्यभिचार हेतुभास कहा जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सव्यभिचार हेतुभास कहा जाता है। ठीक, तो यह दोष उत्पन्न कब होता है? जब हेतु का संबंध साध्य के अतिरिक्त, जब हेतु का संबंध साध्य के अतिरिक्त, साध्य के अतिरिक्त अन्य चीजों से भी संबंध होता है, जैसे अतिरिक्त अन्य वस्तुओं मतलब कि साध्या भाव, साध्या भाव, ठीक, से भी संबंध रहता है, तब उसे सव्यभिचार हेतुभास कहेंगे। ठीक है, तो साध्य की व्याप्ति क्या हो जाती है? अनेकांतिक हो जाती है ना। तो साध्य की व्याप्ति अनेकांतिक हो जाती है, एक से होना चाहिए संबंध, लेकिन ये अनेक चीजों से संबंध रख लेता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी क्लियर होगा आप लोग का। सव्यभिचार का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण होते हैं, और योगदत्त जनेऊ पहनता है। अतः हम क्या बोलेंगे, इसलिए क्या अतः योगदत्त ब्राह्मण है। योगदत्त क्या है? ब्राह्मण है। अब बताओ, यहाँ पे साध्य क्या है, पक्ष क्या है, और हेतु क्या है? ये तीन चीजें आप मुझे पहले निकाल के बताओ। आपको मुझे साध्य बताना है, हेतु बताना है, और पक्ष बताना है। चलो साध्य बताओ पहले, इसमें साध्य क्या होगा? सर हम्म, किसको साधने के लिए जा रहे हैं, किस बात को साबित कर रहे हैं? ब्राह्मण होने को कर रहे हैं ना, बार बार बात आ रही है ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? साध। ब्राह्मण होना क्या है? साध्य हुआ। ब्राह्मण ही तो साधने जा रहे हैं, आखिरी में वही बोला योगदत्त ब्राह्मण है। हेतु क्या दिया, रीजन क्या दिया? रीजन बताओ। जनेऊ पहनना, जनेऊ। है ना, तो जनेऊ धारण करना, तो जनेऊ क्या हो गया आपका? हेतु। पक्ष क्या है? हेतु कहाँ उपस्थित है?
हेतु पक्ष में पाया योगदत्त। जाता है। योगदत्त। योगदत्त। हाँ तो योगदत्त में ना, योगदत्त ही तो पहना है जनेऊ, तो योगदत्त क्या है, पक्ष है आपका। तो योगदत्त नाम का आदमी, ये हो गया आपका पक्ष। अब बताओ, ये जो चीज हमने अभी पढ़ा कि हेतु का संबंध साध्य के अलावा अन्य वस्तु से भी है, तभी होता है सभ्य विचार। अब देखो, जितने भी लोग सभी बोल रहे हैं ना सभी जनेऊ पहनने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं। तो ये ऐसा होता है क्या? जनेऊ मतलब होता है यज्ञोपवीत, जानते हो ना आप लोग? जी ब्राह्मण लोग एक सर। धागा पहनते हैं गले में। वो जब उपनयन संस्कार होता था पुराने समय में, गुरुकुल वगैरह में, तब उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता, उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए। तो जब आपको जनेऊ पहना दिया जाता, तब उससे पता चलता कि आप अब एक गुरुकुल के विद्यार्थी हो। तो वहां पे क्षत्रियो को भी पहनाया जाता था, वैश्य को भी पहनाया जाता, खाली ब्राह्मण को ही नहीं पहनाया जाता था। मतलब जनेऊ खाली ब्राह्मण नहीं पहनते हैं, ये तो बोल दिया कि सभी जितने लोग जनेऊ पहनते हैं वो सारे ब्राह्मण हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअल में ये जो हेतु दे रहे हैं ना जनेऊ पहनने का, ये साध्य से संबंध नहीं रख रहे हैं, खाली ब्राह्मण से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्षत्रिय से भी संबंधित है, वैश्य से भी संबंधित। आजकल शूद्र भी पहनते हैं, क्योंकि कई प्रकार की जो धर्मों में दीक्षा दी जाती है, वहां पे लोग धारण करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है, तो जनेऊ तो अभी सब लोग कोई पहन लेते हैं। तो जनेऊ पहनना, ब्राह्मण को ही के साथ जोड़ना उस बात को, ये एक के साथ संबंध नहीं रख रहे हैं जनेऊ पहनना। ये क्षत्रिय भी पहनता है, वैश्य भी पहनता है, तो इसका संबंध एक से ज्यादा लोगों से हुआ, साध्य के अतिरिक्त और चीजों से हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्षत्रिय से संबंध हो गया, वैश्य से संबंध हो गया, अन्य वस्तुओं से हो गया, जहाँ पे साध्य का अभाव है। तो इसीलिए ये जो आपका एग्जाम्पल है वो सव्यभिचारी हम कहेंगे, क्योंकि जनेऊ का संबंध खाली ब्राह्मण से नहीं है। तो योगदत्त हमने बोल दिया कि जनेऊ पहनता है, इसलिए ब्राह्मण होना ये सही रिजल्ट नहीं देगा आपका। ठीक है जी, आया बात समझ में? जी सर। जी सर। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। अब इसके भी मैं तीन प्रकार बता दूं, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। सव्यभिचार हेत्वाभास के तीन प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, सव्यभिचार के तीन प्रकार पाए जाते हैं। पता चल गया, हेतु का संबंध एक से ज्यादा चीजों से होगा। इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण, साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, सब में जुड़ा है हेत्वाभास। ठीक, असाधारण, और तीसरा होता है अनुपसंहारी। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, और अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास। तो ये तीन प्रकार के होते हैं आपके सव्यभिचार हेत्वाभास। ठीक है, तो तीनों प्रकार को यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब एक एक करके देखते हैं तीनों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में आते हैं आपके। पहले बात करते हैं साधारण का। साधारण जो होता है वो क्या होता है? साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। तो क्या होता है कि जब हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, और विपक्ष तीनों में उपस्थित पाया जाए, तीनों में पाया जाए या पाया जाता है, तब उसे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हम कहते हैं। हेतु जो है पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में पाया जाता है,
तब उसे क्या कहा जाता है? साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सभी ज्ञात पदार्थ, ज्ञेय लिखा रहता है, मैं आपको हिंदी में ज्ञात पदार्थ का मतलब लिख के बता दूं। अक्षर में लिखा रहता है ज्ञेय ना, उसको ज्ञात पदार्थ। सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है या अग्निमान है, अग्नि युक्त है। सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। पर्वत ज्ञात पदार्थ है, मतलब पर्वत ज्ञेय है। अतः पर्वत अग्नि युक्त है। अतः पर्वत क्या है? अग्नि युक्त है। अब मुझे तीनों चीज निकाल के बताओ। 5 चीज निकालना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले निकालोगे आप साध्य, ठीक है। फिर निकालना इसमें हेतु, फिर निकालना इसमें पक्ष। अब लिखा है सपक्ष, तो सपक्ष भी बताना। और लिखा विपक्ष, विपक्ष भी बताना। जब ये पांचों बातों को निकाल लोगे तब ये एग्जाम्पल समझ पाओगे। चलो ट्राई करो, 5 चीज बताना है आपको। साध्य क्या होगा इसमें? अग्नि युक्त। इस अग्नियुक्त, वेरी गुड। तो साधने के लिए हम जा रहे हैं अग्नियुक्त का। अग्नियुक्त क्या हो गया? साध। हेतु क्या दिया है? हेतु बताओ, किस कारण से अग्नियुक्त है? ये ज्ञात पदार्थ। ज्ञात पदार्थ। अब बताओ पक्ष क्या है? पक्ष दिख रहा है ना, इसमें ज्ञात पदार्थ हेतु किसमें पाया जा रहा है? पर्वत में। पर्वत। हाँ, तो पक्ष क्या हो गया? पर्वत। अब सपक्ष बताओ, विपक्ष बताओ। ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे हेतु पाया जाए और ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे हेतु ना पाया जाए। तो हेतु जहाँ पाया जाएगा उसको कहा जाएगा सपक्ष, हेतु जहाँ नहीं पाया जाए उसको कहा जाता है विपक्ष। चलो अब बताओ मुझे, सपक्ष क्या होगा और विपक्ष क्या होगा इस? ये पदार्थ सपक्ष। हम्म? वो तो आ चुका है, पर्वत वो सब गे नहीं। हम्म। पर्वत गे नहीं, है जो वो चीज सपक्ष हुआ। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप अगर ध्यान दो तो मैंने भट्ठी बताया था या चूल्हा बताया था, बताया था ना। विपक्ष में मैंने तालाब बताया था। आग्नेय युक्तता है ना, इसीलिए हम भट्टी को सपक्ष में लेंगे, तालाब या नदी को किस में लेंगे? विपक्ष में विपक्ष। लेंगे। ये आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई अग्नि युक्तता मतलब कि साध्य की बात होती है जिसमें अग्नि हो। तो अग्नि के सपोर्ट वाली चीजें क्या होगी? जो उसके पक्ष में हो। भट्टी में मिलता है अग्नि, चूल्हे में मिलता है। और अग्नि कहाँ नहीं मिलेगा? अग्नि युक्तता कहाँ नहीं होगी? जल में, पानी में, नदी तालाब में। तो इसका विपक्ष एग्जाम्पल होगा। ये आपको अपने से दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ठीक इस है। सर जैसे अब एग्जाम्पल देगा तो उसमें सपक्ष हाँ और विपक्ष वो नहीं दिया होगा, जैसे भी इस एग्जाम्पल में नहीं है ये हाँ। वर्ड, लेकिन हम लोग को अज्यूम करना है। नहीं, हाँ, जो मतलब ऐसा प्रैक्टिस करके समझ के बनाओगे तब समझ में आएगा। इसलिए तो हम, जी मतलब मैं सर। समझा रहा हूँ आपको। किताब में तो सब जानकारी दी हुई है। अब उस जानकारी को आपके नॉलेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि कैसे आपको निकालना है इसका मतलब। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त। सभी बोल दिया मतलब कि तालाब को ही बोल दिया, भट्टी को ही बोल दिया। आ रहा है ना समझ में? भट्टी और तालाब दोनों आ गए कि नहीं आ गए सभी में? क्योंकि भट्टी भी ज्ञात पदार्थ है, तालाब को भी जानते हैं, भट्टी को भी जानते हैं हम, और तालाब को भी जानते हैं। सभी बोल दिया
तो दोनों चीज आ गया, पक्ष भी आ गया, सपक्ष भी आ गया, विपक्ष भी आ गया। तो सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। तो ये तालाब में भी अग्नि है ऐसा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जी आप सर। थोड़ा सोचो, तो तालाब में भी अग्नि की उपस्थिति को बता रहे हैं ये। कायदे से उपस्थित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि सभी ज्ञात पदार्थ, सभी जो ज्ञेय चीज होती है उसमें अग्नि पाई जाती है। तो भाई सभी ज्ञात पदार्थ में हम भट्टी को भी लेते हैं, चूल्हा, उसमें तो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन तुम सभी ज्ञात पदार्थ में तालाब भी तो आ जाता है, नदी भी तो आ जाता है, समुद्र भी तो आ जाता है, उसमें भी तो तुम बोल रहे हो अग्नि युक्त है ना? तो हेतु देखो, पक्ष में पाया जाए तो ठीक है, पर्वत में पाया जाए तब समझ में आता है, पर्वत में आग है ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन तालाब में आग है ये हम नहीं सुनते, सुनते हैं क्या कभी? तालाब में आग है ऐसा नहीं सुनते। तो यही भी पता चल गया कि तालाब में भी आग होने की बात कह रहा है। इसीलिए पक्ष में मतलब पर्वत में भी पाया जाता है हेतु धुआं, और सपक्ष में भी पाया जाता है भट्टी में, और विपक्ष मतलब तालाब में भी पाया जा रहा है, ये बोल दिया, इसी वजह से गड़बड़ हो गया। विपक्ष को भी ले लिया इसी वजह से, विपक्ष तत्व की दोष होने की वजह से यहाँ पे साधारण सव्यभिचार का हेतुभास हो जाता है। ठीक है। अब पर्वत ज्ञात पदार्थ है, सभी जानते हैं, इसीलिए पर्वत में आग है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगाना था सपक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। तो यहीं पे पता चला कि विपक्ष में भी पाया जा रहा है, तालाब में भी अग्नि है ऐसा बोल रहे हैं, अग्नि युक्तता तालाब में ही। तो ये नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, तो हेतु यहाँ पे दोष, दोष युक्त हो गया, है ना? ठीक, समझ में आया? जी सर। हम्म। अब देखते हैं इसके बाद वाला, असाधारण सव्यभिचार हेतुभास। चलो असाधारण की बात करते हैं। तो असाधारण की जब हम बात करते हैं, तो जब हेतु पक्ष में तो पाया जाए, पक्ष में तो पाया जाए, लेकिन लेकिन न सपक्ष उदाहरणों में न विपक्ष में, न सपक्ष दृष्टांतों में, न विपक्ष दृष्टांतों में। तब वहां असाधारण सव्यभिचारी हेतुभास होता है, नहीं विपक्ष दृष्टांतों में, तब वहां असाधारण होता है। ठीक, पक्ष में तो पाया जाए इतना समझ में आता है, लेकिन न तो सपक्ष में मतलब भट्टी में नहीं पाया जाएगा, न ही तालाब में पाया जाएगा। पर्वत में बस आग मिलेगा, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? भट्टी में नहीं मिलेगा, और तालाब में नहीं मिलेगा। तालाब में नहीं मिले वो तो ठीक है, विपक्ष में तो अनुपस्थित होना चाहिए, तालाब में ना मिले ठीक है, लेकिन भैया भट्टी में तो मिलना चाहिए। तुम बोलते हो कि पर्वत में आग है ना, क्योंकि उसमें धुआं है, क्योंकि उसमें क्या है जी, धुआं है, इसलिए पर्वत में आग है, इसलिए पर्वत में अग्नि है या आग है। अब बताओ मुझे, इसमें पक्ष क्या, इसमें साध्य क्या होगा, हेतु क्या होगा, पक्ष क्या होगा, और दो चीजें दी है, सपक्ष और विपक्ष। सपक्ष भी बताओ और विपक्ष भी बताओ, चलो बताओ। साध्य क्या है? आग। आग। आग है। हेतु क्या है? धुआं, धुआं। है ना? पक्ष क्या है? पर्वत। पर्वत। और सपक्ष क्या है?
आग का सपक्ष भट्ठी चूल्हा भट्ठी मिलेगा चूल्हा। ना, भट्ठी या चूल्हा। विपक्ष क्या मिलेगा, तालाब, नदी। तालाब। हाँ। तो आप मुझे बताओ, पक्ष में तो मिल रहे हैं, चलो पर्वत में आग है, पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि पर्वत हम अक्सर देखते हैं, पर्वत में आग मिलता है, तो पक्ष में तो है, ये बात तो ठीक है। लेकिन सपक्ष और विपक्ष दोनों में ना मिलना, तो भाई ये बोलता है कि सपक्ष में ना मिले, मतलब भट्टी में भी नहीं मिलेगा बोल रहा है धुआं। ऐसा हो सकता है क्या, भट्टी में तो धुआं मिलना ही मिलना है, तो भट्टी में धुआं नहीं मिलेगा बोल रहा है। और तालाब में नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, तो तालाब में तो ठीक है, मान लेते हैं तालाब में नहीं मिलता, विपक्ष वाली बात सही है। तुम सपक्ष सत्वम का पालन नहीं कर रहे हो, सपक्ष सत्वम का पालन नहीं कर रहे क्या बताओ। दूसरा जो आपने पढ़ा ना, लक्षण हेतु का, उसका पालन नहीं कर रहे, सपक्ष सत्वतम है ही नहीं इसमें। भट्टी में मिलना चाहिए हेतु, जहां आग होता है भाई वहां पे धुआं मिलना चाहिए, तो भट्टी में आग होता है तो यहाँ धुआं मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता है बोल रहे हैं, सपक्ष में भी नहीं पाया जाएगा। यही गलत हो गया, यही हेतु में दोष उत्पन्न हो गया, इसीलिए ये असाधारण सव्यभिचार हेतुभाष कहलाएगा। आया समझ में, बता दो एक बार इतना, जी सर। क्लियर जी हुआ सर। यहाँ। हम्म। अब एक चीज और देखते हैं, तीसरा लास्ट इसका, एक और अनुसंहारी बचा हुआ है ना, अनुसंहारी। अच्छा, इसका ना एक और एग्जांपल आता है, शब्द नित्य की सुनाई देता है। इसका एक और एग्जांपल आता है, बोलता है कि शब्द नित्य है, शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है। शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है। अब क्या आप 5 चीजें निकाल पाओगे इस एग्जांपल में, बताओ जी। साध्य बताओ, हेतु बताओ, पक्ष बताओ, सपक्ष बताओ, और विपक्ष बताओ। अब ऐसा एग्जांपल आ जाएगा तो आदमी ना, एग्जाम्पल से याद रखना, ये सब सपक्ष विपक्ष निकालना इसका मुश्किल होता है। अब बताओ इसमें क्या चीज को साधने के लिए जा रहे हैं, नित्यता को साधने की बात कर रहे हैं ना, शब्द नित्य है, तो नित्य जो है इसका साध्य हो गया। हेतु क्या दिया है, सुनाई देना, सुन सुनाई देना क्या है सुनाई। हाँ, हेतु हो गया सुनाई देना। हाँ। और पक्ष क्या है, शब्द, शब्द है ना, शब्द का गुण ही है सुनाई देना, शब्द ही तो सुनाई देते हैं, तो पक्ष में तो पाया जा रहा है। लेकिन अब बताओ मुझे, सपक्ष और विपक्ष क्या होगा इसका, सपक्ष और विपक्ष इसका क्या हो सकता है। अब यहाँ पे फंसेगा, क्योंकि ये ना बहुत, जो डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं ना वही इंसान समझ सकता है। सपक्ष होता है आत्मा, सपक्ष क्या होता है, आत्मा, और आत्मा जो है अनित्य है। और विपक्ष क्या है, घड़ा, और घड़ा क्या है आपका, नित्य है। ये ना क्लासिकल एग्जांपल है, इसलिए ना जो इसको पढ़ा है उस तरीके से, न्याय दर्शन को वही समझ पाएगा, आत्मा और घड़े की बात सब कोई को समझ में नहीं आता। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से, शब्द की नित्यता को ये बोलता है सुनाई देना, इस कारण से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक। तो हेतु जो है सुनाई देना, पक्ष में तो मिलता है, शब्द के साथ इसका संबंध बनता है, शब्द ही तो सुनाई देते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब अब बात आती है सपक्ष की, तो सपक्ष में इसको आत्मा को लिया जाता है। तो आत्मा क्या होता है, इसका जो गुण होता है अनित्य होता है। आत्मा जो है ना वो अनित्य होता है, लेकिन आत्मा का गुण जो होता है, आत्मा तो सुनाई नहीं देता, तो आत्मा सुनाई देती है क्या, शब्द तो सुनाई देते हैं, लेकिन जो आत्मा है हमारी अंदर की आत्मा, वो आत्मा सुनाई नहीं देता है। तो शब्द तो नित्य सुनाई देता है, ठीक, लेकिन शब्द का यही गुण है सुनाई देना, पदार्थ का गुण नहीं है, मतलब दूसरे पदार्थों का गुण नहीं। आत्मा जो है नित्य पदार्थ भी सुनाई नहीं देते, ये भी नित्य है जी, ये अनित्य है ना, घड़ा अनित्य है।
नित्य मतलब परमानेंट, जो कभी खत्म नहीं होता। आत्मा कभी खत्म होता है क्या? परमानेंट है ना आत्मा। हम बोलते हैं आत्मा नहीं मरती, अमर है। तो आत्मा तो नित्य है, आत्मा भी नित्य है। देखो यहाँ पे सपक्ष मिला, नित्यता आत्मा भी पाई जाती है। लेकिन आत्मा का गुण नहीं है सुनाई देना, आत्मा सुनाई नहीं देती। आत्मा भी तो नित्य है। जिस तरीके तुमने शब्द को नित्य कहा, उसी तरीके से आत्मा भी तो नित्य है। लेकिन आत्मा हमें तो सुनाई नहीं देती, है ना। तो सपक्ष में नहीं मिला, सपक्ष है आत्मा, लेकिन आत्मा में सुनाई नहीं दिया, हेतु नहीं मिला, सुनाई नहीं देता आत्मा, तो हेतु अनुपस्थित है आत्मा में। ठीक। और विपक्ष में भी देखो, यहाँ पे विपक्ष क्या है? घड़ा। घड़ा क्या है आपका? अनित्य है। घड़ा हमेशा नहीं रहता। लेकिन घड़ा जो है यहाँ पे सुनाई देता है क्या? घड़ा आपको, घड़ा जो है, घड़ा को क्या बोलेंगे? अनित्य पदार्थ। यह भी सुनाई नहीं देता। घड़ा भी तो सुनाई नहीं देता ना। घड़ा क्या सुनाई देता है? मतलब घड़ा रखा हुआ है, उसको ऐसा बजाना नहीं है जाके, ठोकना नहीं है, ऐसा नहीं ना। घड़ा बस ना, घड़ा एक प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक। घड़ा भी तो सुनाई नहीं देता, बताओ। और घड़ा क्या है? अनित्य पदार्थ है। घड़ा हमेशा बना नहीं, वो टूट सकता है वो। आत्मा भले नित्य है। तो इसका जो विपक्ष है, एग्जाम्पल है, नित्य का विपक्ष क्या होगा? अनित्य होगा। जो परमानेंट है उसका अपरमानेंट चीज होगा। तो आत्मा अमर था, घड़ा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो विपक्ष एग्जाम्पल। तो इसमें नहीं पाया जाना तो ठीक है, लेकिन आत्मा में भी जो है सुनाई, ये तो हेतु है ना, इसका आत्मा के साथ जो संबंध है वो नहीं मिल रहा है हमको। आत्मा को भी सुनाई देना चाहिए, तो आत्मा हमें सुनाई नहीं देती, यहीं पर दोष उत्पन्न हो गया। जिस तरीके से भट्ठी में तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिलना चाहिए, वहां पे नहीं मिल रहा, उसी तरीके से आत्मा जो नित्य है उसके बावजूद उसमें सुनाई नहीं देना, ये इसको फाल्स हेतु साबित करता है। आत्मा को भी सुनाई देना चाहिए था, तो सुनाई नहीं देता है। ठीक। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसी तरीके से समझना। तो अब ज्यादा अंदर मत जाओ, इतना समझो कि ये वाला जब एग्जाम्पल आए, ये असाधारण का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है असाधारण का एग्जाम्पल। मुझे पता है ज्यादा अभी समझ नहीं पाओगे, मिक्स हो जाएगा। ठीक। बस एग्जाम्पल लिख लेना जो मैंने लिखवाया, इतना डिटेल में नहीं पूछता है इसको, इसका डेफिनेशन बस आता है। पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया ना आप लोगों को? जी जी सर। सर। तो सर इसका दूसरा वाला को क्वेश्चन बस एक ही लाइन में क्वेश्चन आता है? भेजूंगा। हाँ, ऐसा ही आएगा, नहीं ऐसे बना बना के आता है डेफिनेशन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। अब क्या बात किया? अनुसंहारी। जी सर। जी सर। अनुसंहारी ना। हाँ, देखो अनुपसंहारी क्या होता है। तीसरा अनुपसंहारी सव्यभिचारी है, तो भाग उधर लिख लेना। तो जब जो है हेतु, जब हेतु अपने पक्ष में तो पाया जाता है, अपने पक्ष में तो पाया जाता है, लेकिन इसका पक्ष इतना व्यापक होता है, लेकिन इसका पक्ष ही इतना व्यापक होता है, व्यापक मतलब विस्तृत, कि इसके सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत ही नहीं मिलते, बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है, कि इसके सपक्ष और विपक्ष एग्जाम्पल मिलते ही नहीं। सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत ही नहीं मिलते। तो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है।
पक्ष में तो पाया जाएगा, लेकिन इसका पक्ष बहुत व्यापक हो जाता है, और इतना व्यापक हो जाता है कि इसके सपक्ष और विपक्ष एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल अभी आपके सामने लिखता हूँ। मतलब कि सभी वस्तुओं में आ जाता है। हेतु का पक्ष सभी वस्तुएं हो जाता है, और सब वस्तुओं में सब कुछ आ जाता है। तो कोई ऐसी चीज बचती ही नहीं है जिससे हम सपक्ष और विपक्ष उदाहरण के रूप में पेश कर सके। जैसे सभी चीजें अनित्य हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? सभी पदार्थ नित्य हैं। सभी पदार्थ नित्य है। क्या बोल दिया? सभी पदार्थ नित्य है, क्योंकि वे प्रमेय है। क्योंकि वे प्रमेय है। प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान के विषय। प्रमेय का मतलब ज्ञान के विषय, जिसके बारे में जाना जा सकता है या लोग जानते हैं। प्रमेय का मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको। प्रमेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान के विषय है। तो सभी चीजें, इसको ना अनित्य लिखना, तब ना हेतु के पक्ष में पाया जाएगा। ठीक, सभी चीजें अनित्य है ऐसा लिखना। सभी चीजें अनित्य है, तब ये फिट आएगा। सभी पदार्थ अनित्य है, क्योंकि वे प्रमेय है। देखो हेतु क्या है, और इसमें मुझे निकाल के बताओ। इसमें चाहिए हेतु और पक्ष। हेतु और पक्ष बताओ। हेतु क्या है इसमें, और साध्य क्या है इसमें? तो साध्य तो अनित्यता को साधने की बात कर रहे हैं। पदार्थ मतलब सभी पदार्थ, पक्ष हो गया सभी पदार्थ, और हेतु क्या दिया? प्रमेय दे दिया, ज्ञान के विषय। अब आप इसको देखो, इसका पक्ष कितना व्यापक है। सभी पदार्थ, जितने भी चीजें दुनिया में मिलती है ना, वो सबके सब अनित्य है बोल रहे हैं। सबके सब अनित्य है। तो ज्यादातर चीजें जो हम देखते हैं एक दिन खत्म हो जाता है ना, अनित्य है, ठीक है। लेकिन वे ज्ञान के विषय हैं। जितनी भी चीज जो अनित्य है, सभी क्या है? ज्ञान के विषय है। तो क्या आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि इसका सपक्ष एग्जाम्पल क्या होगा और विपक्ष एग्जाम्पल क्या होगा? क्या आप ढूंढ सकते हो इसका सपक्ष और विपक्ष एग्जाम्पल? बताओ। इसका सपक्ष विपक्ष हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। दुनिया में लगभग सभी चीजें जो ज्ञान के विषय हैं। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे दुनिया में नहीं जाना गया है। हर चीज को लोग कहीं न कहीं से जानते हैं। आत्मा परमात्मा को भी वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो सभी चीजों के बारे में तो ज्ञान है, तो इसका हमें ना तो सपक्ष मिलता है ना तो विपक्ष मिलता, बता ही नहीं पाते हम। वो क्या चीज है? सभी में सभी आ गए, तो दुनिया की हर एक चीज को कहाँ हम ढूंढ के बताएंगे कि ये प्रमेय है करके? सभी चीजों की बात कर दिया ना। दुनिया में हर चीज अनित्य है। आत्मा को भी अनित्य बोल दिया, जबकि आत्मा नित्य होता है, उसको भी अनित्य बोल दिया। सभी पदार्थ इतना व्यापक हो गया। अब हमें कंफ्यूजन आ गई कि सभी चीजों में तो सब चीज आ गया, आत्मा भी अनित्यता आ गया, तो सपक्ष विपक्ष ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अनुसारी में पक्ष इतना व्यापक हो जाता है कि इसका सपक्ष और विपक्ष उदाहरण नहीं मिलते हैं। बस इतना ध्यान में रखना। अनुसारी हेतु पक्ष में पाया जाता है, लेकिन इतना व्यापक होता है इसका पक्ष कि उसका कोई सपक्ष और विपक्ष एग्जाम्पल नहीं मिलता। इसीलिए इसे अनुपसंहारी कहा जाता है, मतलब सभी में पाया जाना। ठीक है, तो सभी चीजों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ हो तो मैं देख के बताता, और एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं इसके। अगर आपके एग्जाम में कुछ पूछा हो, पूछा है एक दो बार, वो एग्जाम में एग्जाम्पल बता दूंगा देख करके। बुक से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही लिख लो कि सभी पदार्थ अनित्य है क्योंकि वे प्रमेय। और ज्यादा समझने की प्रयास मत करो, क्योंकि नहीं समझ पाओगे। बस इसको इतना जानो, हेतु अपने पक्ष में तो पाया जाता है, लेकिन पक्ष बहुत ज्यादा व्यापक होता है, जिसकी वजह से इसका सपक्ष और विपक्ष एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ठीक,
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के बचे हुए हेतुआभास हम कल करेंगे, कि एक दिन में सारी चीजें नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी असिद्धि पढ़ोगे उसके भी 3 प्रकार पढ़ोगे, है ना। असिद्धि के भी 3 प्रकार पढ़ोगे, और विरुद्धा बचा है, बाधिता बचा है, सत प्रतिपक्ष बचा हुआ है, तो ये अपन कल करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना। ठीक है, देखता हूँ कुछ क्वेश्चन मिले तो मैं कराऊंगा। जी चलो, सर। तो आज का क्लास ओवर, थैंक अच्छे से करना है इतना। जी, ओहो। थैंक यू सर।